अस्सलामुअलैकुम। इस वज़ायत में खुशामदीद। चलिए बिना वक्त ज़ाय किए सीधा मुद्दे की तरफ आते हैं। आज हम इस्लामिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड्स के निज़ाम का गहरा तज्ज़िया करेंगे। ये फ़ंड्स सिर्फ आम फाइनेंस नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट्स और स्ट्रिक्ट शरिया उसूल होते हैं जो पूरे निज़ाम को चलाते हैं। ये एक ऐसी ज़बरदस्त अप्रोच है जो दौलत को हकीकी दुनिया और मोरालिटी यानी अखलाकियात के साथ जोड़ती है। तो आइए शुरू करते हैं। इस सफर में हम 4 बुनियादी हिस्सों को कवर करने वाले हैं। पहले, फंड मैनेजमेंट में मुख्तलिफ रोल्स को समझेंगे। फिर इजारा फंड का ढांचा देखेंगे। उसके बाद कमोडिटीज के लिए शरिया रूल्स पर बात होगी और आखिर में क्लोज्ड एंड मुराबाहा फंड का तज्जिया करेंगे। इन 4 एरियाज को समझे बिना यह जानना नामुमकिन है कि इस्लामिक फाइनेंस आखिर हकीकी आसासों यानी टेंजिबिलिटी से कैसे जुड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं पहले बिल्डिंग ब्लॉक की, फंड मैनेजमेंट के किरदार, मुदारिब बमुकाबला एजेंट। आखिर जो पैसा इकट्ठा होता है उसे मैनेज कौन करता है और उस मैनेजमेंट का मुआवजा कैसे तय होता है? देखिए, हर इस्लामिक इन्वेस्टमेंट फंड दरअसल सरप्लस रकम का एक जॉइंट पूल होता है। लोग अपना पैसा इस उम्मीद पर इन्वेस्ट करते हैं कि उसे स्ट्रिक्टली शरिया कंप्लाइंट बिजनेसेस में लगाया जाएगा। मकसद बिल्कुल साफ है, हलाल मुनाफा कमाना। ये पूल दरअसल फंड के हकीकी मुनाफे में प्रोराटा यानी बराबर हिस्से की मालिकियत को जाहिर करता है। अब यहाँ एक बहुत भी शानदार कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। फंड को मैनेज करने के 2 मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरफ मुजारिब हैं। मुजारिब को एक ऐसे बिजनेस पार्टनर की तरह समझें जिसका मुआवजा असल मुनाफे के एक प्री अग्रीड परसेंटेज से जुड़ा होता है, यानी अगर फंड प्रॉफिट बनाएगा तभी मुजारिब को कुछ मिलेगा। दूसरी तरफ वकील या एजेंट होता है। ये एक हायर्ड कंसल्टेंट की तरह काम करता है जिसे एक फिक्स्ड फी या नेट एसेट वैल्यू का एक तयशुदा फीसद मिलता है, इस बात से कतई नज़र के फंड ने प्रॉफिट बनाया या नहीं। ये 2 बिल्कुल अलग ब्लूप्रिंट्स हैं जो शुरू में ही तय हो जाते हैं। मैनेजमेंट को समझने के बाद अगला नंबर आता है इजारा फंड के ढांचे का। यहां से टेंजिबिलिटी यानी फिजिकल एसेट्स की अहमियत का असल खेल शुरू होता है। दरअसल इजारा फंड्स इकट्ठे किए गए कैपिटल को ठोस असासे यानी टैंजिबल एसेट्स खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कमर्शियल रियल एस्टेट हो सकती है, बड़ी मशीनरी या फिर गाड़ियां। मगर इन्हें खरीदने का वाहिद मकसद इन्हें आगे किराए पर देना होता है। फंड इन फिजिकल एसेट्स की मलकियत हमेशा अपने पास रखता है और इनकम कहां से आती है? जी हां, सिर्फ और सिर्फ उस किराए से जो इन असासों को इस्तेमाल करने वालों से लिया जाता है। और यहीं पर एक इंतहाई अहम और दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे सुकूक कहते हैं। सुकूक दरअसल एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो इनटेंजिबल लीज्ड एसेट्स में प्रो राटा ओनरशिप यानी हिस्सेदारी को जाहिर करता है। यह बात याद रखना बहुत जरूरी है कि यहां कोई कर्जा या डेट इंस्ट्रूमेंट होल्ड नहीं किया जा रहा, बल्कि यह एक फिजिकल ड्यूरेबल एसेट का हिस्सा है जिसकी वजह से उस एसेट के किराए पर हक मिलता है। यही वजह है कि इजारा सुकूक आसानी से ट्रेड किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्टिफिकेट्स प्योर फिजिकल एसेट्स की नुमाइंदगी करते हैं। ये किसी मंगाए गए कर्जे या हवा में बनी लिक्विड रकम की कहानी नहीं है। इसलिए इन्हें सेकेंडरी मार्केट्स में पब्लिकली पूरी तरह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पर ट्रेड किया जा सकता है। इनकी कीमतें मार्केट फोर्सेस और प्रॉफिटेबिलिटी पर डिपेंड करती हैं। टेंजिबिलिटी और ट्रेडेबिलिटी का यही वो मजबूत लिंक है जिसे समझना सबसे अहम है। आइए अब एक नई कैटेगरी को देखते हैं, कमोडिटीज के शरिया रूल्स। जब आम चीजों की तिजारत होती है तो इस्लामिक फाइनेंस में इसके रूल्स कन्वेंशनल मार्केट से बिल्कुल हटकर होते हैं। होता यह है कि कमोडिटी फंड्स आगे बेचने यानी रीसेल के मकसद से अशिया खरीदते हैं। फिर इस ट्रेड से जो मुनाफा हासिल होता है उसे सब्सक्राइबर्स में प्रो राटा तकसीम कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। शरिया कंप्लाइंट बनने के लिए कमोडिटी फंड को आम मार्केट की तरह स्पेकुलेटिव शॉर्ट सेल्स बिल्कुल नहीं करनी होती। इन्हें एक बहुत ही सख्त रिजिड फ्रेमवर्क के अंदर काम करना पड़ता है। वो रिजिड फ्रेमवर्क क्या है? यहाँ एक लाजमी चेकलिस्ट मौजूद है। पहला, बेचने वाला वाकई उस कमोडिटी का हकीकी मालिक हो। दूसरा, फॉरवर्ड सेल्स की इजाजत बिल्कुल नहीं, सिवाय सलाम या इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट्स के। तीसरा, कमोडिटी का हलाल होना लाजमी है। चौथा, फिजिकल या कंस्ट्रक्टिव पोजेशन जरूरी चाहिए। और आखिर में, कीमत पहले से तयशुदा होनी चाहिए। इस पोजेशन की शर्त का सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? ये कन्वेंशनल मार्केट्स में मौजूद तबाहकुन स्पेक्युलेटिव वॉलेटिलिटी को जड़ से उखाड़ देती है। तो अब यहां एक बहुत ही लॉजिकली पैदा होने वाला सवाल बनता है, आखिर सभी इस्लामिक फंड्स के यूनिट्स को सेकेंडरी मार्केट में आज़ादी से ट्रेड क्यों नहीं किया जा सकता? ऐसे कौन से फंड्स हैं जिन्हें मार्केट में आने पर सख्त लिमिटेशंस का सामना करना पड़ता है?
जवाब बिल्कुल सीधा और वाज़ेह है। इस्लामिक फाइनेंस में बुनियादी असासों की फिजिकल नौयत ही उनकी ट्रेडेबिलिटी तय करती है, यानी असासा जैसा होगा उसकी ट्रेडिंग भी वैसी होगी। जो इंस्ट्रूमेंट्स प्योर डेट यानी कर्जे या फिर सिर्फ रकम की नुमाइंदगी करते हैं, उन्हें मुनाफे के लिए ट्रेड करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। फॉर्म ऑलवेज फॉलोज फंक्शन। इस मुमानत को प्रैक्टिकली समझने के लिए आइए द क्लोज्ड एंड मुराबाहा फंड को डीपली एनालाइज करते हैं। अगर पोर्टफोलियो फिजिकल आसानों की बजाय माली कर्जों से भर जाए तो क्या होता है? मुराबाहा को समझें तो ये दरअसल एक कॉस्ट प्लस सेल का निज़ाम है। इस मैकेनिक्स में फंड एक कमोडिटी खरीदता है और उसे फ़ौरन किसी क्लाइंट को मौखर अदायगी यानी डिफ़ॉल्ट पेमेंट की बुनियाद पर बेच देता है। मिसाल के तौर पर फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स खरीदे और उन्हें आगे फ़रोख्त कर दिए, जिसकी अदायगी बाद में होगी। यहाँ फिजिकल कमोडिटी सिर्फ चंद लम्हों के लिए ही फंड की मलकियत में आती है और फ़ौरन क्लाइंट के पास चली जाती है। अब इस सब के बाद इस मुराबाहा फंड की आखिरी माली हकीकत क्या हुई? जैसे ही परचेज कंप्लीट हुई, कमोडिटी फौरन बेच दी गई। अब जो डिफर्ड प्राइस है वो क्लाइंट पर एक माली कर्जा बन गई है। इसका वाज़ेह नतीजा ये निकलता है कि फंड के पोर्टफोलियो में टेंजिबल एसेट्स के बजाय सिर्फ कैश और रिसीवेबल्स यानी वसूल होने वाले कर्जे बचते हैं। फंड के पास कोई ऐसी चीज बचती ही नहीं जिसे वो लंबे अरसे तक होल्ड करे या आगे किराए पर दे सके। अब जरा इन दो मालिया की हकीकतों का मवाजना करते हैं। एक तरफ टेंजिबल एसेट्स हैं जैसे इजारा फंड में, जिनकी वैल्यू मार्केट तय करती है और उन्हें आज़ादी से ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मुराबाहा जैसे फंड्स में मॉनेटरी डेट का पहाड़ होता है। शरिया में कर्जे को मुनाफे के लिए ट्रेड करने पर सख्त पाबंदी है। अगर इस डेट को एक्सचेंज करना भी हो तो वो सिर्फ एग्जैक्ट पार वैल्यू यानी असल कीमत पर ही हो सकता है। मुनाफे के हवाले से ये एक रेड लाइन है। इस ममानियत की वजह से नतीजा वाज़ेह है। कर्ज को मुनाफे के लिए ट्रेड ना करने के उसूल के तहत मुराबाहा फंड हमेशा क्लोज्ड एंड फंड के तौर पर ऑपरेट करता है। इसका मतलब यह है कि इसके यूनिट सेकेंडरी मार्केट में किसी भी आम शेयर की तरह फरोख्त नहीं किए जा सकते। ये एक परफेक्ट मिसाल है इस बात की कि इस्लामिक फाइनेंस में रूल्स और रियलिटी आपस में कैसे जुड़े होते हैं। टैंजिबिलिटी है तो ट्रेडेबिलिटी है, टैंजिबिलिटी नहीं तो ट्रेडेबिलिटी भी बिल्कुल नहीं। तो इस वजाहत के आखिर में एक इंतहाई अहम सवाल सामने आता है। अगर आज के ग्लोबल मार्केट्स के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को स्ट्रिक्टली इन्हीं ठोस हकीकी असासों से मुंसलिक कर दिया जाए तो क्या इकोनॉमी को उन तबाहकुन स्पेक्युलेटिव क्रैशेस से बचाया नहीं जा सकता जो सिर्फ हवा में बनने वाली पेपर वेल्थ की वजह से आते हैं? हकीकी दुनिया में फिजिकल असासों की बैकिंग बेइंतहा ताकतवर होती है। उम्मीद है इस तज्जिये ने इन स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट्स को अच्छी तरह वाज़ेह कर दिया होगा। देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।